মহানগর কলকাতায় মুসলিম সমাজের উন্নয়নের জন্য বিত্তশালীদের রেখে যাওয়া বা দান করা প্রচুর পরিমাণে ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে, যেটা কিছু অসৎ ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কারণেই অপব্যবহার করে আসছে। এরকমই এক ঘটনার কথা তুলে ধরবো আপনাদের মাঝে। 25 বছরের যুবক ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লি হওয়ার পরেও তাকে হুমকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে। अब्दुल्ला साहब, दूसरा ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जिस तरीके से अफसर खान ने और आपके ताया चाचा जो भी है उन लोगों ने काफी सारा एलिगेशन लगाया कि आप फॉल्स बात कर रहे हैं, क्योंकि बतौर एग्रीमेंट में काफी बड़ा एग्रीमेंट दिखाया गया था। उसमें ये लिखा था कि जो सबसे बड़े हु इज द एल्डर पर्सन ऑफ दिस इन योर पूरा लाइफ, मतलब आपके खानदान में, तो वो बनेंगे मुतवल्ली। तो आप कैसे बन सकते हैं? दरअसल में बात यह है, वो जो डीड है 1935 का डीड है, उसमें ये बात लिखा हुआ है कि जो बड़ा होगा वही बनेगा। मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, बट अगर कोई बड़ा गलत करता है तो उसको साबित करके मैं बन सकता हूँ, ये भी प्रोविज़न दिया हुआ है। बट वो इस बात को सप्रेस कर रहे हैं दुनिया के सामने, वक़फ़ के सामने, और यहाँ तक कि कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, कोर्ट तक को भी गुमराह कर रहे हैं, कोर्ट को भी नहीं छोड़ रहे। और जो उन्होंने मुझ पे जो एलिगेशन लगाया है कि मैंने ये जो मतलब कि वहाँ पे सप्रेशन किया है, सप्रेस करके मैं बनाऊँ, मेरे पास मेरा एप्लीकेशन लेटर है, उसमें मेरा जियोलॉजी टेबल मतलब जो फैमिली ट्री होता है वो भी मेरा वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। उसके साथ में उसमें मेरे चाचा का नाम लिखा हुआ है, मेंशन्ड है। बट उससे पहले मैंने कंप्लेंट करी थी वक़फ़ बोर्ड में ये बोल के कि मेरे जो चाचा हैं शेख मोहम्मद शरफुद्दीन साहब, जो प्रेजेंट मुतवल्ली हैं, उन्होंने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा था। उसके जवाब में उन्होंने एक लेटर सबमिट किया वक़फ़ बोर्ड के अंदर में कि मैं प्रेजेंट मुतवल्ली हूँ और ये प्राइवेट वक़फ़ है, इसके अंदर में जो भी ये लेटर आए इस पर कोई नज़रसानी मत कीजिए। गलत फॉल्स एलिगेशन मेरे पे लगाया जा रहा है, ये फॉल्स खबर दी जा रही है वक़फ़ बोर्ड को और केएमसी को। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरीके से अफसर खान ने ये चैलेंज किया है कि जो भी कंस्ट्रक्शन हुई थी आपके वालिद के मौजूदगी में हुई थी, जी, तो इसमें क्या कहेंगे आप? आपके पास कोई प्रूफ है मेरे आपके वालिद के मौजूदगी में कितना फ्लोर बना और आपके वालिद के जाने के बाद कितना फ्लोर बना? आपके पास कोई प्रूफ है क्या? मेरे पास उसका बीएस प्लान है, रिकॉर्डिंग है कि अफसर खान 70% का मालिक है। और यहाँ तक कि मेरे ताया ने मुझे ये भी बताया, मतलब उन्होंने कॉल पे ये बात कही अपने मुंह से कि अफसर खान से मेरे चाचा शेख मोहम्मद शरफुद्दीन को जान का खतरा है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है कि उन्होंने जी आप रिकॉर्डिंग सुनिए एक मिनट। ये मेरे हसन जमाल की रिकॉर्डिंग है, अभी मैं आपको वो सुनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अफसर खान 70% का मालिक है। और उस बात को उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेगलेक्ट कर दिया, उसको ये कह दिया कि गलत एलिगेशन मैंने उन पे लगाया है। अब आप इस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। अफसर मालिक है, क्यों बनाया वो और किसकी परमिशन से कैसे मालिक बन सकता है? वही तो बात है। मैंने उस पर आर्ग्यूमेंट भी किया उनसे कि क्यों बनाए वो, बट वो ये बात बोले कि मतलब कि उन्होंने बनाया उनकी मर्ज़ी। अब दूसरा मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ जिस पे उन्होंने ये बात कही है कि मुतवल्ली चाहे मर्डरर हो चाहे चोर हो, वो आपके ख़ानदान का मुतवल्ली रहेगा। ये बात हसन जमाल साहब ने कही है अपने ज़ुबान से। मैंने इस बात को नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोला, उन्होंने कही है, उनकी बात आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये रही उनकी रिकॉर्डिंग, ये आपकी उनकी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। चोर हो, गुंडा हुआ, मैंने मर्डर केस किया हुआ हो, अपने खानदान का वो मुतवल्ली है, अब आपको आपका हक नहीं दे रहा, उसको कैसे फाइट करना उसका अलग रास्ता है। बट आप जाकर के ये नहीं बोल सकते ये तो मर्डरर है, ये चोर है, ये मुतवल्ली नहीं होगा, मैं मुतवल्ली हूँ। तो ये डीड को फाड़ के जी। अब मेरा ये तीसरा सवाल है कि जिस तरीके से आपने बताया, तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान बहुत सारी बातों का खुलासा भी की गई कि आपके ताया या चाचा होने के बावजूद आपने मुतवल्ली के लिए कैसे मतलब जो रजिस्टर्ड मुतवल्ली आप बन गए, ये बताएं। मैं वक़फ़ बोर्ड में जब कंप्लेंट करने के लिए गया अपने चाचा के ख़िलाफ़ कि उन्होंने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया, तो मुझे वहाँ से ये नॉलेज में मुझे ये नॉलेज मिला कि मेरे चाचा कोई भी रिकॉर्डेड मुतवल्ली नहीं है वहाँ पर। उसके बाद मैंने अपने लॉयर से मशवरा किया तो मेरे लॉयर ने कहा भाई तुम उनके बाद तुम्हारा राइट है तो तुम अप्लाई कर सकते हो,
मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, मेरे पास मेरा एप्लीकेशन लेटर है जिसमें मैंने अपना पूरा मैटर लिखा। उसमें मैंने अपना मतलब फैमिली ट्री किस तरीके से मेरा राइट आता है, मेरा सक्सेशन आता है, उसको भी मैंने वहाँ पे मैं डिक्लेयर किया है। अब इस बात को वो कह रहे हैं मैंने सप्रेशन किया, तो मुझे समझाएं या बताएं कि किस तरीके से मैंने सप्रेशन किया। मैंने तो सारी डिटेल दी वक्फ बोर्ड को। बनने से पहले मैंने उनका नाम वहाँ पे बोला कि इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। बट उन्होंने वहाँ पे एक तरह से लेटर दिया कि भाई मैं यहाँ का भी मुतवल्ली हूँ और आप इस लेटर पे नज़रसानी ना करें, ये लेटर फॉल्स है, ये इंक्वायरी मतलब ये जो आपको डिटेल दिया गया है ये फॉल्स है, ये खबर जो है ये गलत है, इसको ना देखें। और मैं अभी मुतवल्ली हूँ, ऐसा कुछ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। हालांकि वक्फ बोर्ड ने इसको देखा, उस पर जाके इंस्पेक्शन किया तो पता चला कि नहीं, हाँ वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई हुई। और आपके पास मैंने अखबार मशरिक आपको दिखाया था, अभी दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर हुआ है। फटाफट जी। ये मेरा एप्लीकेशन लेटर जो मैंने 2020 अक्टूबर में जमा किया था, उसके अंदर मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा अपना एप्लीकेशन लेटर में दिया हुआ है कि कौन कौन किस किस तरीके से मेरा उसमें हक आता है, मैं किस तरीके से सक्सेसर में आता हूँ। अब उन्होंने इतना आराम से कह दिया कि तुमने सप्रेशन किया है। मैंने कहा सप्रेशन किया, मैंने तो अपने चाचा का नाम भी शो करा। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डाइट का कुछ लिखा हुआ है कि वो इंतकाल कर गए, ऐसा कुछ नहीं मैंने मेंशन किया, वो ज़िंदा हैं। उनके नाम का इससे पहले मैंने लेटर दिया था कि उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, बट इस चीज़ को वो देख ही नहीं रहे। और देखिए उन्होंने वक्फ बोर्ड में लेटर दिया है ये बोल करके कि इस पे निगाह, इस पे नज़रसानी मत करें, ये गलत इन्फॉर्मेशन है जो अब्दुल्ला मुहिउद्दीन ने दी है। रही बात मेरे जीएन की, मेरा बाकायदा एक जो अकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है, पहले एप्लीकेशन किया, उसके बाद मैंने जीएन करा, ये रहा मेरा जीएन। और बाकी 1,50,00,000 रुपए मंसूर भाई, मंसूर हसन साहब कौन है, और MS जमालुद्दीन साहब 28 लाख रुपए। चलो ठीक है, मुझे मेरे पास तो एग्रीमेंट नहीं है, उन्होंने कहा जमाल बर्तन वालों के पास एग्रीमेंट है, इस बात का भी मेरे पास एविडेंस है। मैं चाहूँ तो रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात उन्होंने जो कहा कि हाँ प्रेस में उन्होंने सरासर झूठ बोला इस बात का कि यहाँ पे जो अपने प्रेस में उन्होंने कहा वो सारी बातें झूठे हैं, उस बात का भी मेरे पास एविडेंस है। उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि प्रेस में जो हमने कहा वो झूठ बात बोली है। मैं चाहूँ तो उस बात को रिकॉर्डिंग में सुना सकता हूँ। ये लेटर जो आप लोग देख रहे हैं मेरे टेनेंट की तरफ से मुझको मिला है, ये बोल करके कि हम लोग आपका जो लेटर है उसको रिफ्यूज़ करते हैं। ये मेरे चाचा ने एक फ़ॉल्स लेटर बना के मुझे भेजा है, फॉल्स सिग्नेचर इसमें हुए हुए हैं, क्योंकि टेनेंट ने खुद एक्सेप्ट किया है कि जो लेटर आप हमें दिखा रहे हैं ये एक फ़ॉल्स लेटर है, हमने कोई ऐसे लेटर पे साइन नहीं किया। और लेटर तो, और टेनेंट तो खुद हमें कह रहे हैं कि आप हमको बिल दीजिए, हम आपको रेंट देंगे। तो ये किस बात का रिफ्यूज़ लेटर मेरे को मिला है? मेरे चाचा शेख मोहम्मद शरफुद्दीन साहब की तरफ से मिला है ये लेटर, एक तरह का फॉल्स लेटर मुझे मिला है, एक 100 कैनिंग स्ट्रीट से और एक 1 तारचंद दत्ता स्ट्रीट से, दोनों जगह से मुझे लेटर भेजा है। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग। और रही बात नारकल डांगा की, तो मेरे वालिद साहब अपनी ज़िंदगी में बहुत लड़ाई करे इसके लिए, आखिरकार लड़ाई करके 2010 में जब उनके पास वो प्रॉपर्टी उनके हाथ में आ गई थी, तो एक डेवलपर आता है, वो बोलता है कि हमें आपके साथ एक एग्रीमेंट करना है जो आपकी ज़मीन को हम डेवलप करेंगे। 2010 के बाद से वो ज़मीन पे मेरे बाप का जाना दुश्वार कर दिया लोगों ने, मेरे ताया ने, मेरे जमाल साहब ने और बाकी और लोगों ने डरा डरा के कि आप मत जाइए। उनका एक मैनेजर है, जॉयदीप चौधरी नाम है, वो इतना डराया मेरे वालिद साहब को कि भाई जाइएगा तो मार देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बोलकर सर नीचा, मैं अपने मुतवल्ली जब मैं बन गया, मेरा जब अपॉइंटमेंट लेटर आ गया मेरे हाथ में, तब मैं उस ज़मीन पे गया, उस ज़मीन का सर्वे किया, उस ज़मीन को देखा। लोगों ने मुझसे पूछा कि आप मुतवल्ली हैं? मैंने कहा जी मैं मुतवल्ली हूँ, अभी इस ज़मीन का यहाँ पे प्रेजेंट मुतवल्ली हूँ। तो उन लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, हम लोग आपसे बात करेंगे। उसके बाद पता नहीं फिर लोगों ने वही जो मेरे अब्बू के साथ दोहराई गई थी वही चीज़ें मेरे साथ भी हुई। तो अब मुझे जानने से उस ज़मीन पर डर लगता है कि मेरे ताया वहाँ के लोगों के साथ मिले हुए हैं और उन लोगों को आगाह कर दिए हैं कि ऐसे से मुतवल्ली बना है, इसको कोई भी रेंट नहीं देगा
मेरे को वहाँ जाने से लोग रोक रहे हैं। उस बात का मेरे पास एविडेंस है, मेरे ताया ने कहा है इस बात को कि वहाँ जाने से तुम देखो तुमको लोग पकड़ के मारेंगे। आप बताइए इसका मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है? मैंने कोई गलत एलिगेशन थोड़ी लगाया है। और रही वक़्फ़ कंट्रीब्यूशन की बात, जो हमारे ताया MS जमालुद्दीन साहब कहते हैं कि वक़्फ़ कंट्रीब्यूशन देना नहीं आया है, तो वक्फ एक्ट 1995 के तहत ये देखिए आप, ये वक्फ का कानून है जिसके अंदर ये पूरी किताब है वक्फ की कि किस तरीके से वक़्फ़ कंट्रीब्यूशन देना है नहीं देना है, सब चीज़ मेंशन है। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा, वो पॉइंट भी दिखाऊंगा कि अगर कोई मुतवल्ली 3 साल तक अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट नहीं देता है तो उसका रिमूवल प्रोसीडिंग चालू हो जाता है अंडर सेक्शन 64 के तहत। उनको यही बात नहीं पता, बट वो इस बात को मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, इतना अच्छा एक्सक्यूज़ दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। मेरे वालिद साहब को भी हार्ट की प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने अपना नाम रिकॉर्ड कराया, केसेस लड़े, वक़्फ़ प्रॉपर्टी जो पूरी तरह से गलत लोगों के हाथों में चली गई थी उसको निकालने की कोशिश की है। ये देख सकते हैं आप पॉइंट नंबर 57 एनुअल रिपोर्ट। अगर 3 साल तक कोई भी मुतवल्ली अपना वक़्फ़ कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, अकाउंट और स्टेटमेंट नहीं देता है, तो उसको हटाने का पूरा प्राविधान है इसके अंदर में। ये सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा, वक़्फ़ बोर्ड भी मानेगा, चाहे हाई कोर्ट हो वो भी मानेगा, हर कोई मानेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में से पॉइंट निकाल के दिया गया है, ये मेरे घर का पॉइंट नहीं है। और रहा एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल बाय मुतवल्ली, ये भी आप लोग देख सकते हैं। उसके अंदर में मुतवल्ली को पे करने का राइट है बिल्कुल, वो चाहे किसी भी वक़्फ़ प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट हो, चाहे वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, किसी भी प्रॉपर्टी का हो, उसको देना पड़ेगा। वो नहीं देगा ऐसा कहीं नहीं। और हमारी डीड में भी इस बात का मेंशन है कि मुतवल्ली को वक़्फ़ कंट्रीब्यूशन देना है, टैक्सेस देना है, सब चीज़ों का उसमें मेंशन है। बट वो लोग सिर्फ एक पॉइंट निकाल के हर बार रखते हैं कि जो भी बड़ा होगा वो बनेगा। क्यों? आप एक बात क्यों बोलते हैं और बाकी बातें कहाँ चली गई? मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें अफसर खान ने एक इतनी गलत बात लिखी कि दोनों भाई चोर हैं। पहले कमेंट ये करते हैं मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसमें, उसके बाद में उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा मैं दोनों भाइयों को जानता नहीं हूँ। पहले तो आप ये लिख देता हूँ, उसके बाद आप किस बेसिस पे आप ये बात बोलते हैं कि मैं दोनों भाइयों को जानता नहीं हूँ, मैं इनके बाप को नहीं जानता। फिर आप उल्टी सीधी बातें किस बेसिस पे करते हैं आप? और ये देखिए इन्होंने कहा कि हम लोगों को एंड ऑफ दी 2021 में पता चला कि अब्दुल्ला मोहिउद्दीन मुतवल्ली बना है। बट मैं आपको चैट दिखाऊंगा अपने चाचा शमीम चाचा की, जो वहाँ पे शमीम अहमद साहब जो बैठे हुए थे उनकी चैट है। उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि पूरे आलम को पता है, पूरे आलम को, कि आप मुतवल्ली के लिए अप्लाई करें और आप मुतवल्ली बन गए। बहुत पहले से पता है, कुल आलम को मालूम है। आप खुद सोचिए, कुल आलम को मालूम है, तो आपने फिर इस तरीके से बात क्यों बोली अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें 2021 के आखिर में पता चला? और रही दूसरी बात, उनकी जहनियत देखिए कि वो कहते हैं कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी तो बेची जा सकती है। आपको तो मैंने उनको चैट में एक बात कही कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती है। देखिए आप देख सकते हैं, ये जब का मामला है, जब अखबार मशरिक़ में आया था, मैंने उनको चैट में ये बात का जिक्र किया था फ़ोटो को स्वाइप करके कि ये जो है वक़्फ़ प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपको वक़्फ़ के कानून का कुछ खबर नहीं है। फिर उनसे मेरी वर्बली बात हुई तो उन्होंने कहा बेटा आपको नहीं पता, प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, उसका अपना एक तरीका है। तो आप लोग वक़्फ़ के कानून का धज्जियाँ उड़ाते हैं, वक़्फ़ डीड का धज्जियाँ उड़ाते हैं। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप लोग, क्या साबित करना चाहते हैं? फिर उन्होंने कहा कि हम लोगों का 8 साल से बाकी था, हम लोग नहीं कर पाए, हम लोग का अभी तक मैं मुतवल्ली नहीं बन पाया हूँ। आप बताइए, ये कह रहे हैं मेरे वालिद साहब को उन्होंने 15 मिनट में, मात्र 15 मिनट में उन्होंने मुतवल्ली बना दिया। ठीक है,
उनके बकौल ये देखिए उनकी चैट में लिखा है, लास्ट जो पैरा है आपका, जो बड़ा बड़ा पैरा, उसमें ये बात मेंशन की है उन्होंने कि मैंने आपके वालिद साहब को 15 मिनट के अंदर अंदर मुतवल्ली बनवा दिया था खान साहब के सामने, बिना किसी प्रोसेस के। ये सरासर इल्ज़ाम है मेरे वालिद साहब पे, एक तरह इल्ज़ाम भुगतान लगा रहे हैं वो। मेरे पास उनका भी एविडेंस रखा हुआ है, मेरे पास उसका भी एविडेंस रखा हुआ है। और रही बात अब मेरे जो चाचा जो हैं, जिनका उन्होंने ये कहा है कि वो अंधेरे में रहे, खाना उनको नहीं मिला, उसका भी मेरे पास एविडेंस है। देखिए जब मेरे अब्बू के जो बड़े भाई था उनका इंतकाल हुआ, अजीमुद्दीन साहब, शेख मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब का जब इंतकाल हुआ, तो उसके बाद से मेरे वालिद साहब उस जगह को अपने अंडर कंट्रोल में लिए, वो मुतवल्ली का ओहदा संभाले। उसके बाद से उन्होंने तकरीबन 3 साल उन्होंने उस जगह में पैसे दिए, मेरे चाचा को भी, मेरी ताई को भी, मतलब जो अजीमुद्दीन साहब की वाइफ थी और उनके बच्चों को, सादिया अजीम को, उन्होंने कितने आराम से कह दिया कि नहीं पैसे नहीं मिलते थे। आप देख सकते हैं, देखिए घर के गैस के लिए बिल कौन देता है, घर के गैस के लिए बिल कौन देता है, आप देखिए, देख सकते हैं। वाउचर्स मेरे पास मौजूद हैं, इनके नाम का, सादिया अजीम के नाम का, सबके नाम का मेरे पास में वाउचर्स मौजूद है। घर के खाने के लिए पैसा, इसके लिए पैसा, उसके लिए पैसा। और उसके बाद में मैं आपको उनका भी दिखा देता हूँ, सादिया अजीम को भी दिखा देता हूँ, जिनको उन्होंने पैसे दिए घर के लिए, घर खर्चा चलाने के लिए। देखिए आप देखिए, पहले उन्होंने पैसे लिए, उसके बाद उन्होंने साफ झूठा एक कार्रवाई करके मेरे वालिद साहब को फंसा दिया वहाँ पे वक़्फ़ ट्राइब्यूनल में जाके केस किए। उसके बाद उनको क्या हाथ लगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरी चाची सादिया अजीम ने केस किया था मेरे वालिद साहब के ऊपर में, ये केस की फ़ाइल है। उन्होंने 2004 में जाके केस किया था, 2012 तक केस चला है। झूठ मूठ का एक केस किए थे कि हम लोगों को खाने का पैसा नहीं मिलता। आपको मैंने अभी वाउचर दिखाया, पहले वो पैसा लेती थी, उसके बाद उन्होंने पैसा लेती रहीं। उसके बाद उनको पता नहीं क्या हुआ, वो जा करके वहाँ पे वक़्फ़ बोर्ड में केस कर देती हैं, झूठा फॉल्स केस करती हैं बोल करके कि हम लोगों को पैसा नहीं मिलता। आप देखिए, फिर मेरे चाचा, उससे पहले मेरे चाचा शेख मोहम्मद शरफुद्दीन साहब ने केस किया ये बोल के कि मुझे पैसा नहीं देते, शेख मोहम्मद मुहिउद्दीन साहब मुझे पैसा नहीं देते। ये देखिए उनका लेटर है वक़्फ़ बोर्ड में जो उन्होंने जमा किया था, और उस बेसिस पे उन पर केस भी हुआ है। अब आप ही बताइए कि झूठा इल्ज़ाम लगाना तो शुरू से इनकी आदत है, झूठे इल्ज़ाम में फंसाना, झूठे इल्ज़ाम करना शुरू से आदत है। और अफसर खान ने जो मेरी बहन पे इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने 2 शादियां करी हैं और दोनों से पैसे वसूले हैं, सब करके छोड़ दिया और हम लोग को हवस है। मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि अभी इस वक्त सियालदा कोर्ट में केस चल रहा है 498 के तहत, और बाकी मेंटेनेंस और डाउरी वगैरह का, क्योंकि उन लोगों ने मेरी बहन के साथ जुल्म ज़्यादती करी, मेरी बहन को घर में रखने से मना कर दिया, रातों रात घर से निकाल दिया। आपको सोचिए, रातों रात घर से निकाल दिया मेरी बहन, वीरान सड़कों पे। आप सोचिए दिल्ली का माहौल कैसा है, उन लोगों ने कैसे कैसे हरकतें करी। फिर हम लोग वहाँ से दिल्ली से कलकत्ता आए, आने के बाद हम लोगों ने केस किया उनके ऊपर में। आप देख सकते हैं इस वक़्फ़ प्रॉपर्टी में मेरी बहन का क्या मुद्दा था, मेरी बहन का कोई ना लेना ना देना, किस बात के लिए मेरी बहन को घसीटा गया। अफसर खान कौन होता है मेरी बहन को घसीटने वाला, उनका कोई मुद्दा नहीं है। वो किस बेसिस पे मेरी बहन को इस मैटर में लेकर के आया कि उसका 2 तलाक हुआ है। और रही बात हवस की, तो मैं आपको प्रूफ करूँगा किसको कितना हवस है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद मेरे चाचा मुझे इतना सता रहे थे। हम लोगों ने लेटर्स भेजा था, बहुत सारी जगह हम लोगों ने लेटर लगाया था, श्री ममता बनर्जी को और भी लोगों को लगाया था। तो हमें मेयर की तरफ से एक लेटर आया था कि जोड़ा साहब को, PS को भी दिया गया था कि आप फ़ौरन एक्शन ले करके इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो उस टाइम में कार्रवाई हुई थी, फिर कुछ टाइम के लिए वो ठीक हो गए थे, फिर दोबारा परेशान करना चालू कर दिए थे।
ये मेरे चाचा ने जो लोगों से टेनेंट से पैसा उठाया उसका लेटर मुझे मिला। 1,20,000 रुपये से वो इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने के लिए उन्होंने पैसा लिया। आप सोचिए हवस किसको है, पैसे का हवस किसको है। अफसर खान ने जो ये बात बोली पैसे का हवस इन लोगों को है, पैसे का असल हवस मेरे चाचा को है, शेख मोहम्मद शरफुद्दीन साहब को है। ना वो वक़्फ़ कंट्रीब्यूशन देंगे, ना वो टैक्स देंगे, और वो लोग टेनेंट से पैसा लेंगे। और बाकी ये आपके सामने मैं उनका चार्जशीट फाइल दिखाना चाह रहा हूँ, जिसके तहत इस बात को प्रूव कर सकता हूँ मैं कि अफसर खान ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है और उसका किस तरीके में इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, मेरे पास बेल का प्रूफ है। मेरे चाचा 7 दिन 8 दिन जेल में रहे इस मैटर को लेकर के, इलीगल कंस्ट्रक्शन के वजह से वो 7 दिन 8 दिन जेल में रहे। अब आप ही बताइए, जो इंसान जेल पे रहेगा वो आ करके उल्टा सीधा दूसरे के खिलाफ बयानात करे क्या। अब ये मैं अपने जमालुद्दीन साहब की, मेरे जो ताया हैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अफसर खान का एग्रीमेंट मेरे चाचा से हुआ, इस बात का सबूत है। और वो किस तरीके से क्या हुआ वो सारी चीज़ें आप उनकी ज़ुबानी सुनिए। मैं अपने ज़ुबान से कुछ नहीं बोलूँगा ताकि आपको पता लग जाए कि असल हकीकत क्या। उनकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। टीम बनाने के बाद वहां जो बना दिया उसके बाद एक तल्ला जो है, और वो मेरे सामने सौदा हुआ बनने का बात था तो छोटे चला गया दुनिया से। ठीक है, वो नहीं बना। ठीक है, अब वो ये जमाल भाई इसको अफसर को देके बनवाया गया उसको। ठीक है, अफसर को देके बनवाया गया तो अफसर जो है ना वो उसको बना दिया। बनाने के बाद 2 फ्लोर जो है वो मुन्ने से सेटल कर लिया खाली 50 लाख रुपये में, कि हम 50 लाख रुपये आपको देंगे और ये दोनों फ्लोर हम लेंगे, बना के हम बेचेंगे, आप खाली बिल काट दीजिएगा, भाड़ा आप उठाइए। ये हमको सुनने में आया जैसे वो किया है। तो वो 50 लाख रुपए में क्या किया कि उससे सौदा करके 50 लाख रुपए में वो दोनों फ्लोर को दिया, बना के तुम बेचो, बेच के उठाओ पैसा, हमको भी दो 50 लाख रुपया, और तो उसका भाड़ा जो उठेगा वो सब मेरा होगा। उन्होंने बोला वो सब मेरा होगा। ये बात हो क्या, बताओ तुम्हें हमको 2 फ्लोर 4,000 स्क्वायर फीट का अगर हम कम से कम पकड़ते हैं तो 3 करोड़ 20 लाख होता है, माने 4,000 का 8,000 करके कितना होता है, 8,432 है, तो 3 करोड़ 20 लाख रुपया वो सिर्फ 50 लाख रुपए में आप सौदा कर दी उसको। अरे ठीक है, 50-50 में करते भाई, आधा तो जैसे हम किया था मजदूर लोग के साथ, 50 हमारा 50 आपका। तो बात ऐसा है कि हमको नहीं रखेगा, हमसे बात नहीं करेगा, जो देखना आएगा करेगा। उसके बाद वो मंसूर को भी उसमें घुसा लिया। अब मंसूर अलग हुआ है, वो बोल रहा है, सुना के मंसूर के बारे में बोला वो भी पैसा दिया है, ये क्या वो क्या क्या अल्लाह को मालूम। हम बोला हमको ये सब सुनना नहीं है। जो चीज को खड़ा किया आपको देखने से आज अफसोस लगता है कि वो बहुत मेहनत किया, उसने 10 साल मेहनत करके हम 10 साल उसको सिर्फ टेनेंट लोग को हमको मनाने में लगा, और कैसे मनाया टेनेंट लोग को, कैसे इसको वो हम जानते हैं, मेरा अल्लाह जानता है। मेरा तो वो सब अलग बात है, छोड़ो, जो हो गया वो हो गया। हम उसके लिए जो गुजर जाता हम उस बात को सोचते नहीं है, क्या हुआ। देखिए अब वो जो बोला कि वो जो हमसे ये बोल, मेरा बच्चा आपको कोई बात बताया, वो बहुत गंदा आदमी है। वो मुन्ने तक को गाली दिया है, मालूम है, सड़ा गाली दिया है मुन्ने को। हमको सुनने में आया कि वो उसकी बेटी को, बताओ ना कोई अभी दुनिया में ऐसा होगा नीचा जो अपनी बेटी को गाली सुनवा के मार खिलवाए। खाली हमको सोचो, इस बात को सोचो। ये मुन्ने कौन सी बेटी? ऐसा तो सुना उससे शादी करने वाली थी, क्या करने वाली थी, क्या था क्या नहीं था, दुनिया का सारा बेहुदा बात। हम बोला कान में उंगली दे दिया, बोला आपको नहीं सुनना है। तुमको मालूम है कि हम मुन्ने के कोई एक बेटी जो बड़ी साना का, वो एक अच्छा जगह शादी हुआ था, हम वहां पर गए। तो उनका दूसरी बेटी की शादी में हम नहीं गए, तो हमको देख के डूबो हुआ कि क्या हम लोग का खानदान था और क्या हो गया। ये तुम्हारे दादा का आन और शान तुम लोग देखी नहीं हो, वो जैसा आन शान बान वाले आदमी थे। अब मैं आपको जो दूसरी रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूँ, इसके अंदर में उन्होंने खुद ये बात बोली है कि अफसर खान क्रेडिट कर रहा है चाचा को, 80 लाख रुपए के लिए बोल रहा है कि 80 लाख हमको दो। तुम्हारा भतीजा गया वक्फ बोर्ड में डिमांड कर रहा है मेरे चाचा से कि अब हमको कुछ नहीं सुनना, हमको 80 लाख रुपए चाहिए। तो अब आप ये वाला रिकॉर्डिंग सुनिए।
और एक बात बताए, देखो ये जो कचरा है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर इंसान अगर कचरे में जाके वो गंदे नाली में ढेला मारेगा तो छींटा हम ही को पड़ेगा। बात क्या है कि ये जो इसको पाला है ना मुन्ने, और पाल के इसको खड़ा किया, या मुन्ने की भी जान का अलग का हड्डी है, तो इसको निकालना बहुत मुझे भी जानती हो। उस दिन तो सुना के 80 लाख रुपए का क्लेम कर रहे हैं मुन्ने के ऊपर के, तो हमको 80 लाख रुपए दो, क्योंकि तुम्हारे वजह से तुम्हारा भतीजा है वहां पर जाके ये सब कर रहा है। तुम हमको 80 लाख रुपए दो, नहीं तो हम तुम्हारा जान नहीं छोड़ेंगे। वही तो हम तुम्हारा सब प्रॉपर्टी खा जाएंगे। हमको तो तुम 80 लाख रुपए हमको दो, इसलिए कि तुम्हारा भतीजा ये जी। हेलो, जो लगाया, सुनो ना, कह रहा है कि 80 लाख रुपया मेरा खर्चा हो गया है। मुन्ने मियाँ को बोलना है, सुना है कि तुम हमको पैसा दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। 80 लाख रुपया कहाँ खर्चा कर दिया भैया? बात है ना, जब वो कंप्लेन हो गया ना, तो सारा आदमी तो पैसा ही खाया, पुलिस पैसा खाया, कोर्ट में कॉर्पोरेशन सब उसको बचाने के लिए पैसा खाया, इसीलिए तो नहीं टूटा ना अभी तक। केस हो गया, टूटा नहीं है। क्या होगा, कोर्ट में केस होगा, उसका फाइन लगेगा। अब 80 लाख रुपए के है, तो ये 2 लोग जो कमर्शियल एरिया इसका भी खर्चा। हसन साहब ने जो ये बात कही है कि वहाँ पे बैठ करके जो सारी बात करी है, उसके बाद हम लोगों से डायरेक्टली ये बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो झूठ बोलना ही पड़ता है। मैं आपको उनकी कही हुई बात सुनाऊंगा, उन लोगों की कही हुई बात सुनाऊंगा। बोलेगा सबको अपना, तुमने जो बात कहा वो सब सही कहा है। क्या चीज तुमने और बैठ के अब्दुल्ला ने कितनी बार गलत कहा? एक बात अब मैं आपको दूसरी एक और ऑडियो सुनाऊंगा जिसके अंदर मेरे अपने खुद के टेनेंट मेरे को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, ये बोल करके कि अगर आप इस मतलब मार्केट में आएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। आइए ना, अरे आइए ना, हम लोग को मना कर रहे हैं। तो बोल आज चाचा आया तो मैं, हाँ, टेनेंट का नाम इजाज है, उनकी ग्राउंड फ्लोर में शॉप है, ठीक है। ये जो है मेरे टेनेंट की है, जो ताराचंद में जो है उनकी है रिकॉर्डिंग, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि अगर चाहेंगे तो हम लोग फंसा सकते हैं। इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद और मैं तुमको एक बात और बोलूँगा, तुम लोग बच्चे हो मेरे सामने, जी जी, बात सुन लो। मामला हमारे भाई का नंबर है ना, तो बात जहाँ तक हो आपस में बैठा के हो जाए तो ठीक है, ताकत मदद माना। अगर तुम्हारे भाई को फंसा दिए किसी केस में, बात सुन लो, ही तो नंबर गया तो परेशानी पड़ जाओ। ये हो गया। और उन्होंने जो ताज का नाम लिया था वो भी मैं आपको सुना दे रहा हूँ। ये मेरे ताया की रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने मुझको थ्रेट किया है, आप अपने सुन लीजिए अपने आप। कर लो, मगर एक बात बता रहे हैं, अपने आप को बचा के रखो, अपने आप को अच्छे से रखने का कोशिश करो, वरना याद रखो जो लोग ऐसा किया ना वो बहुत मुसीबत में पड़ा है। इस खानदान के अंदर जो लोग अगर ये किया वो बहुत मुसीबत में मुझे धमकी दे रहे हैं चाचा, मतलब उन्होंने इस तरीके से कहा है कि जो भी खानदान में ऐसे मेरे वालिद साहब लीगल वे में गए, लीगल बात करना चाहा तो उनको भी डरा धमका करके उनको भी रोकने की कोशिश करे इसी तरीके से। और आज अगर मैं खड़ा हुआ हूँ कानूनी तौर पे तो मुझे भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुमको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ये मेरे ताया मेरे को अभी 2 दिन पहले थ्रेट कर रहे हैं ये बोल करके कि मैं मतलब मेरी बहन को कॉल करके
कि वो मेरे को मतलब इस तरीके से डरा रहे हैं कि मैं उसको गायब करवा दूंगा और कितने दिन के लिए गायब कराऊंगा, मुझे ये सब पता नहीं। मैं भी आप उनकी खुद की आवाज़ सुनिए आप। तब हम बोल रहे हैं अगर ये हमसे लगेगा ना मरियम तो फिर तुम सोच लो कि क्या होगा। फिर वो फिर कहाँ जाएगा और कितने दिन के लिए जाएगा ये नहीं मालूम थी। कौन अब्दुल्ला बोला है? हाँ, हम यहाँ पर तुम लोग जो भी मैंने आप लोग के सामने बात रखी है, मैंने तो जो एलिगेशन लगाया उसको मैंने विद प्रूफ आप लोग को दिया है। बाकी अब जो भी अगर कुछ होता है मेरे साथ या मेरे घर में कि मेरे घर वालों के साथ कोई वारदात होती है तो इसके पीछे मेरे पूरे ख़ानदान वाले और जिन लोगों पे मैंने एलिगेशन लगाया वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं।